तो लीजिए सुनिए दुखम सुखम उपन्यास का 14वां अध्याय। दादी कुछ देर प्रसन्न हो जाती, पर यह बात उनके मन पर बोझ बनी हुई थी कि बहू क्यों नहीं आई। कवि और मनीषा के उत्तर एक से थे कि विद्यावती के सवाल विभिन्न। किसी भी वक्त वे स्वागत कथन करने लगती। बताओ मैंने इंदु का क्या बुरा किया जो वह नहीं आई? बेबी को भी रोक लिया। अरे इन्हीं गोदियों में तो छोरियां बड़ी हुई हैं, सच्ची पूछो कवि ने तो बहू को सिर चढ़ा रखो है। मनीषा दादी को समझाती, नहीं दादी मम्मी तो आ जाती, पर दीदी का नाटक था ना। जे कौन सी नौटंकी कंपनी में छोरी को डालो है, जे बीच बजा ढोल बजाती अच्छी लगे है। कवि ने बताया यह नौटंकी नहीं, बड़े ऊंचे दर्जे के साहित्यिक ड्रामे होते हैं। तुम्हारी बिबिया अब बहुत अच्छा नाचने भी लगी है, गाना भी सीख रही है। दादाजी कहते, हमसे तो तूने पूछो ना कि छोरियों को नाच गान सिखाऊं। मुन्नी भी नौटंकी करे है का? नहीं मुन्नी को दिलचस्पी नहीं है, कवि बोला। तेरे रेडियो में भी ये सब होता होगा, नाच गाना नाटक? नहीं दादाजी, रेडियो में तो बड़े काम की बातें आती हैं। सुबह दोपहर शाम देश भर की खबरें आती हैं, हिंदी अंग्रेजी और मराठी में। कभी खेती पर प्रोग्राम आता है तो कभी सेहत पर। चलता फिरता स्कूल है रेडियो। तेरे दफ्तर में रेडियो मिले तो एक यहाँ भी लेते आना। मेरे दफ्तर का नाम रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर रेडियो बनता नहीं है, उसके प्रोग्राम बनते हैं, कवि ने कहा। इसी मौके पर कवि ने छुट्टी खत्म होने की बात शुरू की। उसे आए 6 दिन हो रहे थे। उसने दादाजी को 500 रुपये दिए। दादाजी ये जीजी के इलाज के लिए हैं, और बिरजो तो यहीं रहेगी या वापस इंदौर चली जाएगी? बिरजो का नाम हमने किशोरी रमन में लिखवा दिया, यहीं रहकर पड़ेगी। कवि निश्चिंत हुआ, नहीं तो भग्गो की शादी के बाद उसे यही लग रहा था कि माता पिता अकेले रह गए। दादी ने कहा, जाने को तो तू जाए, पर मुन्नी को यहीं छोड़े जा, बिरजो और मुन्नी का मन लगा रहेगा। उस समय तो मनीषा चुप रही। फिर ऊपर जाकर उसने कवि से कहा, पापा हम साथ चलेंगे, आप चले गए तो हम वापस कैसे आएंगे? दादाजी कोई इंतजाम करेंगे, तू 2-1 हफ्ता रुक जाए तो जीजी खड़ी हो जाए। पापा वह तो ठीक है, पर हमें यहाँ का टॉयलेट बहुत गंदा लगता है, बाथरूम भी बेकार है। परेशानी तो मुझे भी हुई, पर क्या करें, यही तो अपना घर है। कवि ने जितनी भी बार मनीषा को साथ ले चलने की बात की, जीजी ने उसे घुड़क दिया। 10 साल मेरे पास रही छोरी, अब 10 दिनों ना रह सकती? पर इसके स्कूल की पढ़ाई का हर्ज होगा। अब तो गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, वापस जाकर पढ़ लेगी जो पढ़ना है। हम वापस कैसे जाएंगे? हम किसी के हाथ भिजवाए देंगे, दादाजी ने कहा। कवि रात की गाड़ी से चला गया। मनीषा उदास हो गई। दादी नींद की गोली खाकर लेट चुकी थी। दादाजी ने हरी क्रिमिज के रजिस्टर में दिन का खर्चा लिखकर काम समेट लिया। बिरजो ने कहा, चल मुन्नी खाना खाए। मुझे भूख नहीं है, मनीषा ने कहा। बिरजो ने पास आकर उसके गाल सहलाए। बावली, मामा जी खाना खाकर सो भी गए होंगे, अच्छा एक पराठा तो खा ले। दोनों ने इकट्ठे खाना खाया। मनीषा ऊपर पापा के पुराने कमरे में सोती थी। वहां ज्यादा सामान नहीं था, पत्रिकाओं और पुस्तकों से ठसाठस भरा एक रैक था, एक मुड़ा और चारपाई। अपनी आदत के मुताबिक मनीषा रैक खकोरने लगी। धूल से अटी किताबें, पास पड़े गमछे से उसने किताबें झाड़ी। सोचा सुबह ठीक से सफाई करेगी। उसने पाया कि किताबों के बीच 2-3 डायरियां भी लगी है। एक डायरी उसने निकाली, अरे इसमें तो पापा की कविताएं हैं। वह डायरी लेकर बैठ गई। बाप रे, पापा इतना लिखते थे। मनीषा को माँ का ध्यान आ गया। इस वक्त माँ क्या कर रही होगी? उसके यहाँ रहने से तो माँ का हार्ट ही टूट जाएगा। कौन सारे दिन बाजार का चक्कर लगाएगा? मनीषा को हल्की खुशी भी हुई। अब मम्मी क्या, दीदी को भी पता चलेगा कि मनीषा के बिना घर क्या चीज है। डायरी में कहीं कहीं गद्य भी लिखा था। पापा के हस्ताक्षर थे। सन लिखा था 1945, यानी उस समय वह साल भर की रही होगी जब पापा इतनी भारी भरकम बातें सोचते थे। डायरी में एक जगह लिखा था, दादाजी ने मुझे मसूरी जाने से रोक दिया। मैं तो पैर पटक कर जीजी को मना लेता, पर क्या करूं, रात में दादाजी की तबीयत खराब हो गई। दमे का तेज दौरा पड़ गया। कक्षा के सारे बच्चे गए, पर मैं रह गया। एक पन्ने में लिखा था, दादाजी मेरे प्रति बड़ी निष्ठुरता करते हैं, मेरी जिद पूरी करने की कौन सोचे। वे तो जरूरतों पर भी खर्च नहीं करना चाहते। मन करता है कि घर से भाग जाऊं। मनीषा ने घबराकर डायरी बंद कर दी। उसे लगा उससे अपराध हुआ। डायरी तो किसी की एकदम निजी किताब होती है, उसे पढ़ना नहीं चाहिए। नींद की गोली का असर हल्का पड़ने पर दादी की नींद आधी रात के बाद टूटी तो उन्होंने देखा ऊपर के कमरे में बिजली चली है। उनका मन हुआ कि मुन्नी को आवाज लगाए, पर यह सोचकर कि पास सोए दादाजी की नींद में खलल पड़ेगा, वे चुप लगा गई। सुबह उठकर उन्होंने मनीषा से जवाब तलब किया, अरे आधी रात तक बत्ती जलाकर तू रोई थी क्या? उसके बोलने के पहले दादाजी बमक पड़े, रात रात भर बिजली जले, समझो रुपयों में आग लगे। जो काम रात में करो हो दिन में नहीं कर ले हो। मैं किताब पढ़ रही थी, मनीषा ने धीरे से कहा। अरे दिन में पढ़ना, मेरे पास बैठकर पढ़ा कर, बिरजो को भी बिठा ले।
बिरजू का मन पढ़ने में जरा नहीं लगता था। 8वीं कक्षा में दूसरी बार फेल हुई थी तो राधे श्याम ने इसे हिंडौन से मथुरा भेजना ही सही समझा। उन्होंने कहा, जब नाना जी की कड़ी निगाह में रहेगी तभी इसकी 8वीं पार लगेगी। इसकी उम्र की लड़कियां तो मैट्रिक कर लेती हैं। कुंती लड़की को मथुरा भेजने के पक्ष में नहीं थी, पर पति के फरमान के आगे एक ना चली। उसने अपने मन को समझा लिया कि चलो जीजी की सेवा तो हो जाएगी, क्या पता घर से दूर रहकर इसे अकल आ जाए। बिरजू का मन घर के काम में लगता या फिर गिट्टे खेलने में। पढ़ने के नाम पर उसके हाथ में चंदा मामा पत्रिका होती, जिसकी एक एक कहानी कई कई बार पढ़ती। मनीषा ने उससे लेकर चंदा मामा उल्टी पलटी और आधे घंटे में ही सारी किताबें कहानियां पढ़ डाली। उसने ब्रजबाला से कहा, अपना बस्ता ला, तेरी कॉपी किताब देखूं। बाद में लाऊंगी, अभी दाल चढ़ा दूं। दाल बाद में हो जाएगी, पहले बस्ता ला। 2 दिन के टाल मटोल के बाद ब्रजबाला हाथ आई। उसका बस्ता पुराना था, पर किताबें कॉपी एकदम नई। सब पर करीने से बांस के कागज की जिल चढ़ी थी। सफेद चिप्पी पर नाम, कक्षा आदि लिखा था, लेकिन किताबों को देखकर पता ही चल गया कि बहुत कम खोली गई थी। एक दिन दोपहर में मनीषा और ब्रजबाला म्यूजियम जाने के लिए निकली। दोनों ने तय किया रिक्शे के पैसे बचाकर पैदल चला जाए। उन पैसों की चाट पकौड़ी खा लेंगी। और क्या बातों में रास्तों का पता ही नहीं चला। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। संग्रहालय के बाहर उतनी चहल पहल नहीं थी जितनी शाम को होती थी। गनीमत थी कि संग्रहालय के ठीक सामने जरा दाहिने बाबा जी का प्याऊ था। इस प्याऊ का पानी बड़ा ठंडा और सुगंधित था, क्योंकि बाबा जी हर मटके के अंदर पुदीने की पत्तियां डालकर रखते थे। सब मटकों के ऊपर लाल कपड़ा पड़ा रहता, जिससे पानी से तर करते रहते। दोनों लड़कियों ने जी भरकर पानी पिया। संग्रहालय के मुख्य सभागार में 15-20 दर्शक थे। मनीषा को संग्रहालय के केवल मुख्य सभागार में ही रुचि थी। पुरानी पांडुलिपियों, सिक्कों, आभूषण, बर्तनों को देखकर उसे ऊब लगती थी। हर पाषाण प्रतिमा के आगे उसका परिचय और सन लिखा था। वैसे मनीषा को इन पाषाण खंडों से अधिक उनके आधार पीठ अच्छे लगते। बिरजू ने मनीषा से कहा, चल हम बाहर चले, पानी के बताशे खाए। अरे बताशे तो मीठे होते हैं, हम पानी पूरी खाएंगे। अरे तू बड़ी हो गई पूना वाली, कल तक तो इन्हें बताशे कहती थी और दिल्ली में इन्हें गोलगप्पे कहते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी कह ले। लाला नत्थी मल का स्वभाव पहले से नरम पड़ चुका था। अब घर में उनके क्रोध को झेलने वाले कोई बचा नहीं था, लेकिन उनकी शक करने की आदत वैसी ही थी। वे अपना सारा रुपया घर की तिजोरी में रखते थे और समय समय पर कमरे में किवाड़ लगाकर पूरी रोकड़ गिनते। घर में 2 तिजोरियां थी। एक दिन उन्होंने मनीषा से कई गड्डियां गिनवाई। चौड़े चौड़े 100 के नोट मोटे डोरे से बंधे। जब मनीषा ने बिना किसी गलती के कई गड्डियां एकदम ठीक गिन दी तो लाला जी प्रसन्न हुए और बोले, पक्की लाला नत्थी मल की नतनी है, मान गए उस्ताद। मनीषा ने कहा, बाबा आप ये सारे रुपए बैंक में क्यों नहीं रखते, घर में चोरी होने का डर है। अरे बैंक में तो ज्यादा खतरो है, कभी बैंक का दिवाला पिट जाए तो सारी रकम गई समझो। कुछ साल पहले मथुरा में लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का दिवाला पिट गया था और बहुत से उसके खाताधारी कंगाल होकर सड़क पर आ गए थे। सरकारी बैंक में रखे फेल नहीं होता। अरे तू बावली है, देख तुझे रुपए का कायदा समझाऊं। यह देख 10 का नोट है, इसमें देर बाहर की हवा लगाऊं तो भुस हो जाएगा। बाबा अगर आप इसे बाहर की हवा नहीं दिखाओगे तो कैसे भुस होगा, वो तू नहीं जाने। रुपए का स्वभाव चलायमान होवे है, बाजार ना भी जाओ तो भी देख रुपए खर्च हो जावे हैं। एक शाम मनीषा और ब्रजबाला आंगन में बैठकर गिट्टे खेल रही थी कि मनीषा को बड़ी जोर से पेट का दर्द हुआ। वो माँ कहती हुई लेट गई। उसे लगा कि उसके अंदर से कोई पिघलता हुआ लावा बाहर बाहर चला रहा है। ब्रजबाला अंदर से दादी को बुला लाई। दादी ने फौरन ब्रजबाला से कहा, इसे बाथरूम लेकर चल। दादी के निर्देशन में बिरजू ने मनीषा को साफ सुथरा कर दिया। दादी बोली, मुन्नी अब तेरे दूध के दांत टूट गए, आगे से लड़कियों की तरह चलना सीख, पहनना सीख, अब तू बड़ी हो रही है। बिरजू ने कहा, अम्मा ने मुझसे कहा होता कि अब तू लुगाई बन गई छोरी। मनीषा बहुत डर गई। ये क्या मुसीबत है ना, अब दौड़ना उछलना कूद कूद कर चलना। उसने कहा, दादी चलकर डॉक्टर से हमारी मरहम पट्टी ही करवा दो, हम ऐसे नहीं रहेंगे। दादी ने कहा, पगली इसमें की मरहम पट्टी घर में ही होती है। हाँ अब चौके में मत जाना। लो बंदिश तो मनीषा को तनिक बर्दाश्त नहीं। उसे बड़ी जोर अपने घर की याद आ गई। तो सुच्ची है ना बिरजू, दादी ने पूछा। बिरजू ने गर्दन हाँ हिला दी। दादी ने मनीषा को पुचकारा, चल तू मेरे कमरे में बैठकर मुझे गांधी जी की किताब सुना। सोमवार को ही पूना से पापा की लंबी सी चिट्ठी आई, जिसके अंत में मम्मी ने भी 4 लाइनें लिखी थी। ए मुन्नी तू वहां जाकर बैठ गई, तुझे पता है तेरे बिना मेरा एक भी दिन नहीं कटता। बेबी 4 रोज से दिल्ली गई हुई, जीजी की तबीयत संभल गई होगी, तू जल्दी से आ जा। एक दिन कांता भी घर आई थी, तुझे न देखकर बड़ी झीकी। मनीषा का मन मम्मी पापा के प्यार से सरोवर हो गया। मेरे मम्मी पापा देखो मुझे कितना चाहते हैं। कवि शैले की तरह उसका मन हुआ कि
उसे पेड़ का पत्ता बना दे, चिड़िया बना दे और उड़ती उड़ती वह पूना पहुंच जाए। वह स्टेशन रोड कांता के घर जाकर उसे चौंका दे। मम्मी को बंद गार्डन पर ले जाकर भेलपुरी खिला लाए। रात को पापा के पैरों में दर्द होता है, मनीषा नहीं है तो कौन उनके पैरों पर खड़ा होता होगा। यकायक मनीषा वर्तमान में लौटी। उड़ना तो दूर, इस वक्त चल भी नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे टांगों के बीच में बिस्तर बंद बंधा है। विद्यावती ने कहा, इतनी दूर छोड़ी अकेले कैसे जाएगी? लाला जी ने कहा, 2-1 जने से बात करके देखूं। ऐसे प्रदेश में बैठा है छोरा कि जल्दी कोई वहां जाने को तैयार भी नहीं। अरे बलराम से पूछो ना, उसे घूमने फिरने का शौक है। लीला बुआ का बड़ा लड़का बिल्लू ही अब पूरे नाम बलराम से पुकारा जाता था। उसने चक्की का काम छोटे भाई गिल्लू उर्फ गिरीश को थमा दिया और खुद खादी भंडार में सेल्समैन हो गया। उसकी शादी इटावा के एक व्यापारी परिवार की लड़की कालिंदी से हो गई थी। कभी कभी वे आकर नाना नानी का हाल देख जाता। बलराम के हामी भरने पर बाबा ने पूना के 2 टिकट कटाए। बिरजू मचलने लगी कि हम भी जाएंगे मुन्नी के संग। हमने तो हिंडौर और मथुरा छोड़ कुछ देखा ही ना है। लाला जी ने डांट लगाई, चुप्पे से यहाँ बैठकर पढ़ाई कर, फेल हो जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी। मनीषा का थोड़ा सा सामान था, एक थैली में ही समा गया, लेकिन दादी को चैन का। उन्होंने कहा, मथुरा से कोई पेड़े लिए बिना भी जाता है। और मुन्नी, चुस्मा आम कवि को बड़े भाई एक डोली ले जा। लीला बुआ ने धिया के लच्छे और खुरचन भिजवा दी। बाबा ने बड़े सुंदर कपड़े का एक थान बाजार से ला दिया। दोनों बहनें अपने सलवार कमीज बना लेना, बड़ी हो गई तो फ्रॉक मत पहरा करो। मनीषा को बड़ी झेप लगी, कहीं बाबा को उसके पेट दर्द का पता तो नहीं चल गया। उसका बस चलता तो अपनी दादी बाबा के आगे अनंत काल तक बच्ची ही बनी रहती। चलते वक्त दादी ने मनीषा को घपची में भरकर खूब दुलार किया। अब तू हर छुट्टी में आई हो, अच्छा। बाबा ने उसे 10 रुपए का नोट देकर आशीर्वाद दिया। वापसी का सफर आगमन के सफर जैसा नहीं था। इस बार आरक्षण तो करवाया ही नहीं गया था। सामान्य डिब्बे में ठुसा ठुस मुसाफिर भरे थे। जिस भी डिब्बे के दरवाजे पर वे जाते, लोग कहते, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। बलराम ने एक डिब्बे में लोगों को धक्का मुक्की देकर किसी तरह चढ़ने लायक गुंजाइश निकाली। गर्मी से बुरा हाल था। कानपुर पहुंचने पर उनको बैठने की जगह मिली। खिड़की वाली सीट बलराम ने ले ली। यहाँ कोई लौड़ेगा तो सामने वाली सीट पर बैठ। रात को सोने से पहले मनीषा को टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी। वह यात्रियों के बीच जगह बनाती किसी तरह गई, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उल्टे पैर लौट आई। टॉयलेट के दरवाजे तक सब लोग अपने असबाब समेत जमीन पर बैठते। अरे मुंह क्यों बना लिया? कुछ नहीं, तुझे चल, मैं रास्ता बनाऊं। बलराम आगे आगे चला। बलराम पहलवान की तरह लंबा और बलिष्ठ था। सिर पर चोटी, बदन पर खादी कुर्ता पजामा। लोग दूर से उसे नेता और लठैत समझते। अपने आप सिकुड़कर लोगों ने जगह बना दी। मनीषा एक पांव टिकाती टॉयलेट में घुस गई। टॉयलेट का अंदर का नजारा तो और भयानक था। नल में टोटी गायब, जंजीर से मग। इसके पहले मनीषा ने हमेशा आरक्षित डब्बों में सफर किया था और सरकारी तबादलों में तो वे प्रथम श्रेणी में यात्रा किया करते थे। वहां टॉयलेट साफ हुआ करते थे। मनीषा का रक्तस्राव रुक गया था, यही एक राहत थी। उसने अपने को बंधन मुक्त किया, बहते नल से हाथ स्वच्छ किया और मनी मन भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, ये तबादत अब फिर कभी ना हो, उसने मनी मन सोचा। बिरजू ने रास्ते के लिए पूरियां, आलू की सूखी सब्जी और भरवा करेले रख दिए थे। ठीक यही खाना बुआ ने बलराम के साथ रखा। देखकर मनीषा को हंसी आ गई। उसे लगा इस डिब्बे में हर मुसाफिर के पास यही खाना निकलेगा। जब चक्कर देखा तो अंतर समझ आया। दोनों खानों के स्वाद में फर्क था, मिर्च मसाले में, यहाँ तक कि शक्ल सूरत में। मम्मी की याद आई। चीज वही होती पर हर हाथ के साथ खाने का स्वाद बदलता है। 30 घंटे के लंबे सफर में ना नींद मिली ना आराम। केवल घर पहुंचने की ललक ने मनीषा को सजग रखा। पूना स्टेशन पर उतरकर उसे लगा जैसे वे बरसों बाद अपने शहर लौटी हो। उसकी फ्रॉक काफी मैली हो गई थी और बाल बिखर गए थे। बलराम का भी हुलिया खराब था। सफेद कुर्ता पजामा इस वक्त तक चितकबरा लग रहा था। उसमें रास्ते की इतनी धूल और इंजन की कालिक समा गई थी। जब वे घर पहुंचे तो माँ उन्हें देखकर खुश हुई, बाद में हक्की बक्की। पापा ऑफिस जा चुके थे। बलराम ने रिक्शे से उतारकर सामान अंदर रख दिया। अरे यह क्या दशा बना रखी है? जनरल डब्बे से आए, बैठे बैठे, मनीषा ने बताया। मामी जी प्रणाम। बलराम ने इंदु के पैर छुए। अरे मैं तो पहचान ही नहीं, बिल्लू तो इतना बड़ा हो गया। इंदु ने जल्दी जल्दी लीला बीबी जी का समाचार लिया। अरे तुम लोग एक एक करके नहाते जाओ। खाने के बाद मनीषा अपने बिस्तर पर ऐसी सोई कि शाम 7 बजे उसकी नींद खुली। कवि मोहन दफ्तर से आकर चाय पी चुका था, अब बलराम के साथ मथुरा की बातें कर रहा था। मनीषा रसोई से जाकर माँ के गले में चुल गई। मम्मी दीदी कब आएगी? अरे अभी उसे 6 दिन और लगेंगे। यूथ फेस्टिवल 10 दिन का होता है, बाकी आने जाने की 3 दिन और जोड़ लो। किस आइटम में गई है? डांस ट्रूप में।
अच्छा ये कितने दिन रहेगा? माँ ने आवाज़ थोड़ी दबाकर पूछा। कौन? अरे बिल्लू और कौन, इतनी भारी खुराक खाता है कि बाप रे, इसकी रोटियां कौन बनाएगा? कवि को सबसे सुखद खबर यह लगी कि मन्ना लाल 8 साल बाद घर वापस आ गए। कहाँ रहे कैसे रहे कुछ नहीं बताते, पर अब उन्होंने साधु संतों का साथ एकदम छोड़ दिया। चक्की पर भी नहीं जाते, बरामदे में बैठकर सिर्फ अखबार पढ़ते रहते हैं। घर की अच्छी चौकीदारी हो गई है, कोई धनिया पुदीना भी लेने निकले तो उनसे पूछ कर जाए। तो अब लीला दीदी खुश है ना? अम्मा को दूसरे दुख हो गए हैं। अब वह बहुओं से परेशान रहती है और बहुएं उनसे। अब जीजा जी से लड़ती है। अम्मा जरा नहीं बदली, बाबूजी से कहती है सुखवास की उम्र में तो बनवास दे दिया, अब बनवास की उम्र में कौन सा सुख देने आए हो? पगली है। जीजा जी को गुस्सा आ गया तो फिर भाग खड़े होंगे। पहले से काफी जम गए हैं बाबूजी, कहते हैं सगुन निर्गुण सब देख आया। चलो बीबी जी के माथे से कलंक तो उतरा, इंदु ने कहा।